Hi student, welcome to the app of Padhe Nalanda created by Ashwini Chandra by the order of our Reverend DPOs Arinja sir and Banerjee sir who have inspired us a lot. So, Amit from RB Plus 2 High School Hirsa, and today I'm going to start the poem Thinner Than Crescent composed by Vidyapati. So, without wasting time, let's get started. But remember, no fake, don't hesitate, only take पढ़े नालंदा का नॉलेज से। ओके, तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ है ना, आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ वो है थिनर दैन क्रिसेंट। तो थिनर दैन क्रिसेंट का जो कवि है उनका नाम है वो विद्यापति। अर्थात थिनर दैन क्रिसेंट को जो कंपोज किए हैं, जो इसको रचने का काम किया है, उनका नाम क्या है, उस कवि का नाम क्या है, विद्यापति। तो आज मैं सबसे पहले आपको विद्यापति जी के बारे में है ना, इनकी बायोग्राफी बताएंगे, उनके जीवनी के बारे में छोटी सी, बहुत छोटा सा है ना, क्योंकि एक सीमित समय में वीडियो बनाना होता है तो उसका ख्याल रखते हुए मैं छोटी सी इसका हम इनके बारे में बताने का काम करूंगा। और मैं आशा करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थीगण कि आप अवश्य समझेंगे, आराम से समझ जाएंगे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम विद्यापति जी का हम कुछ जीवनी की बात करते हैं। तो इसके बताने के बाद मैं इस कविता पर आऊंगा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। ओके, देन स्टार्ट। तो विद्यापति का सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो विद्यापति was born in the village of Bisapi in मधुबनी। तो विद्यापति जी का जन्म कहाँ हुआ था? अरे बोलिए ना, कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म मधुबनी जिले के बिसापी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिसापी गांव में हुआ था। ये बिसापी गांव पड़ता कहाँ है? तो मधुबनी। अब ये लग रहा होगा कि मधुबनी और ये बिसापी किस स्टेट में है ना? तो ये जो देख रहे हैं ना वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। अभी ये भी लग रहा होगा कि बिहार में तो है, लेकिन बिहार के किस छोर पर अवस्थित है, वो कहाँ अवस्थित है, ये भी लग रहा है ना। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताने जा रहा हूं। तो ये कहाँ है? ये ईस्टर्न साइड ऑफ बिहार है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है उत्तरी बिहार के पूर्वी छोर पर अवस्थित है। ओके, ये कहाँ है? ये पूर्वी छोर पर है ना, नॉर्थ बिहार के पूर्वी छोर पर ये अवस्थित है बिसापी, है ना। तो अब ये तो पता लग गया होगा ना कि बिसापी कहाँ है? तो बिहार में। मधुबनी कहाँ है? तो बिहार में। अब बिहार के कौन से छोर पे? तो कौन से छोर पे है ना? ईस्टर्न, पूर्वी है ना, पूर्वी साइड और नॉर्थ बिहार है ना, उत्तरी बिहार के पूर्वी छोर पर अवस्थित है ये बिसापी। अब यहाँ एक क्वेश्चन और उठता होगा कि ठीक है यार कि उनका जन्म कब हुआ है ना, तो याद रखेंगे कि ही वाज बोर्न इन 1352। विद्यापति जी का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ। कितनी ईस्वी में हुआ? 1352 ईस्वी में हुआ। एंड he died in 1448। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1448 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। किनकी? विद्यापति जी का। तो विद्यापति जी का जो जन्म हुआ 1352 ईस्वी और उनकी मृत्यु हुई 1448
48 ईस्वी में। अब क्या करना है, दोनों में से जोड़ घटाव कर लेंगे, तो घटाने के बाद है ना जो निकल जाएगा, जो भी 95 98 जो भी वर्ष आएंगे है ना, अब निकल जाएगा कि कितने वर्ष तक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, आपके मन में चल रहा होगा कि ठीक है, इनका जन्म तो यहाँ हुआ, विसापी में हुआ, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये सुनकर कष्ट लगेगा, क्योंकि जो मृत्यु हुई थी ना, वो समस्तीपुर के एक जगह का नाम है ना, वो विद्यापति नगर में उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि विद्यापति नाम ही था, हमारे कवि का नाम क्या है, विद्यापति, और मरे कहाँ, उनकी डेथ कहाँ हुई, विद्यापति नगर। तो ही अगर चार पॉइंट पर ध्यान दे तो ही डाइड एट विद्यापति नगर इन समस्तीपुर। समस्तीपुर बहुत छोटा होने के कारण थोड़ा परेशानी होती है, कोई बात नहीं। तो he died at विद्यापति नगर इन समस्तीपुर। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उनकी जो मृत्यु हुई वह समस्तीपुर के विद्यापति नगर में हुई। तो ये तो बात रही इनके जन्म की बात, इनके मरण की बात, इनके जन्म स्थान की बात। अब जो आगे की बात करते हैं वो अब देखेंगे कि अब 5 में हम लिखें कि उनका लैंग्वेज क्या था, वो किस लैंग्वेज से बिलोंग करते थे, उनकी भाषा क्या थी, है ना, जो रीजनल भाषा थी, है ना। तो ही लैंग्वेज वाज मैथिली। उनकी जो भाषा थी वो क्या थी, रीजनल लैंग्वेज क्या थी, मैथिली। क्या, मैथिली। अब इनका भाषा जो है ना मैथिली, लाइक भोजपुरी, ओके। तो मैथिली जो है ना, ये मैथिली बोला करते हैं। ये जो कविता देख रहे हैं ना, ये रियली में ये जो थिनर दैन क्रिस्टेंट है वह मैथिली में ही लिखा हुआ था, लेकिन बाद में इसको क्या किया उन्होंने, इसको ट्रांसलेट किए किस चीज में, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके इसको थिनर दैन क्रिस्टेंट लिखा। अब ये देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, ओके। मैं इसे मिटा रहा हूं। तो अबाउट द ऑथर, यहां हम हेडिंग दे दें अबाउट द पोएट, सॉरी अबाउट द पोएट। अभी ये चर्चा कर रहा था अबाउट द पोएट के बारे में, है ना। तो आप देखिए, अब ये तो मैथिली थे, है ना, मैथिली, क्या मैथिली, इनका जो भाषा क्या था वो मैथिली था, इसीलिए इनको कहा जाता है ही इज, आगे की पॉइंट करें, है ना, 5 अच्छे, ही इज known as, he is known as मैथिली कवि कोकिल। मैथिली कवि कोकिल के रूप में इनको जाना जाता है। किनको किनको कहा जाता है मैथिली कवि कोकिल, किनको कहा जाता है, बोलिए ना, और समझ रहे हैं ना। मैथिली कवि कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिल, हम इसे विशेष शब्द में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही इज called the poet Kaku of मैथिली। इसको क्या कह सकते हैं, है ना, he is called the poet Kaku of मैथिली। उनको मैथिली ककू कोयल के रूप में उनको जाना जाता था, वो जाने जाते हैं। तो अब आगे की चर्चा करें तो
अब यहाँ पे बात रही कि उनकी जो, ठीक है, वो तो मैथिली उनका भाषा था, है ना, मैथिली उनका लैंग्वेज था, है ना, और उन्हें क्या कहा जाता था, मैथिली कवि कोकिल कहा जाता था। लेकिन अब यहाँ उनकी बात रही तो हीज स्पाउस, इनकी पत्नी का नाम सुशीला, क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम, क्या था, सुशीला। क्या नाम था, सुशीला, है ना। तो उनकी पत्नी की जो नाम था वो सुशीला था। और अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो गणपति ठाकुर, गणपति ठाकुर, इनके पिताजी का, माता पिता का नाम का जो चर्चा यहाँ किया गया है, डायरेक्ट माता पिता में इनको दिया गया है गणपति ठाकुर, दोनों को जोड़ करके दिया है माता पिता के। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, ये सारे जो चीज हम ये चर्चा कर रहे हैं ये किनके बारे में, ये पोएट, हम ये विद्यापति के बारे में हम बताने का कार्य कर रहे हैं। मैं पहले बोल दिया हूं कि जब ये कवि के बारे में जब बता देंगे उसके बाद हम इस पोएम पे आएंगे। तो अब जहां तक बात रही इस कविता के बारे में, इस कविता में, है ना, तो इस कविता की जो बात है, तो इस कविता में इन्होंने क्या किया कि अगर 8 पॉइंट में अगर आगे बढ़े तो ये जो कविता तो पहले क्या था, ये मैथिली में कविता थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इसे अंग्रेजी में लिखा, अंग्रेजी में लिखने का कार्य किया। तो ये जो कवि थे, है ना, तो ही वाज मैथिली एंड संस्कृत पोएट। ये क्या थे, है ना, इस संस्कृत में पोएट थे, इस संस्कृत में भी, इस संस्कृत बहुत लिखा करते थे, कौन, विद्यापति, इस संस्कृत बहुत लिखा करते थे और मैथिली। तो ये कवि कैसे थे, तो एक मैथिली कवि थे और एक संस्कृत कवि थे, और कवि ही नहीं थे, he was as well as a writer, वो कवि भी थे, एक कैसे कवि, एक मैथिली कवि, एक संस्कृत की कवि, और या इतना ही नहीं, वे एक राइटर भी थे। क्या थे, एक राइटर भी थे, एक लेखक भी थे, कौन, विद्यापति। तो अब बात रही कि ठीक है इतने सारे चीज थे, अब इस कविता के बारे में बताएं। इस थिनर दैन क्रिसेंट की बात करें तो थिनर दैन क्रिसेंट में इनकी क्या जो भूमिका रही, है ना, वो चीज मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं उसकी चर्चा मैं किया हूँ। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस कविता में राधा और कृष्ण के जो प्रेम का अगन है उसको दर्शाने का काम किया है। वो क्या किया है, तो ही reveals the world of Krishna and Radha। ये कृष्णा, ये क्या किया है इन्होंने, विद्यापति ने कृष्ण और राधा के प्रेम लीला की दुनिया को दर्शाने का काम किया है ना, बताने का काम किया है। तो ये क्या करते हैं, वह कृष्ण और राधा के जो दुनिया है उसको दर्शाते हैं, उनके प्रेम की दुनिया को दर्शाने का काम करते हैं। एंड ही, ये सब पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, पॉइंट करके समझा रहा हूं। he has tried to depict the pangs of separation
सेपरेशन, ये क्या किया है? ये जुदाई के अगन, जुदाई की पीड़ा, जुदाई के दर्द को बतलाने का, चित्रित करने का काम किया है। तो किनके दर्द का, किनके अग्नि का, किनके विरह के अग्नि को दर्शाने का काम किया है? तो कृष्ण और राधा का। ये कृष्ण और राधा के विरह, विरह है ना, अलगाव के पीड़ा को दर्शाने का काम किया है। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने ये क्या किया है, ये जो देख रहे हैं ना, ये सारी चीज के बारे में ये विद्यापति बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इसमें वैसे लड़की की भी चर्चा करते हैं। एनोनिमस होता है जो गुमनाम लड़की रहा करती है। इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि राधा एकदम कृष्ण के वियोग में, इसके सेपरेशन के वियोग में वह रोते जार बिजार करती है, रोते रहती है ना। तो वो जब कृष्ण जी उसे मिलने नहीं आते तो वो राधा अपने दिल पे ले लेती है ना। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कृष्ण को माधव को मिलने का समय नहीं मिलता, कभी ऐसा ओकेजन नहीं मिलता, तो कभी नहीं मिल पाते थे। तो नहीं मिलने के कारण राधा उसे दिल पे ले लेती थी और लेकर के वो रोने लगती थी, है ना। तो इसी अग्नि के, इसी विरह को दर्शाने का इस कविता ने काम किया है। तो ये हम एक छोटी सी, मैं यहाँ एक पोएट के बारे में, विद्यापति के बारे में बताने का काम किया हूँ। और अब हम लोग इस कविता पे गौर करेंगे, देखेंगे कि क्या है, ये क्या है इस कविता में, ये क्या है, कविता का रहस्य क्या है, कविता का जो भाव है वो हम सीखेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। और आप लोग ध्यान दें कि क्या पंक्ति, जो प्रत्येक लाइन क्या कर रहे हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यापति ने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया है, जो देखेंगे। कहते हैं कि अब सबसे पहले हम इसे समझने से पहले हम इस चीज को समझेंगे, थिनर दैन क्रिसेंट, कि थिनर दैन क्रिसेंट कैसे बना। तो थिनर का मतलब, पहले थिन का मतलब समझे। ये थिन है ना, ये एडजेक्टिव है। ये थिन क्या है? एडजेक्टिव है। थिन, 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 थिन कितने सिलेबल का है? कितना सिलेबल? कितने सिलेबल का? एक सिलेबल का। सिलेबल मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, पहले क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं। थिन क्या, अब थिन बोल रहे हैं तो कुछ रुकना पड़ रहा है नहीं ना। थिन एक बार में बोल रहे हैं, अनइंटरप्टेड साउंड, यानी एक बार में बोल रहे हैं, यानी एक सिलेबल का है। कितने सिलेबल का? एक सिलेबल का। जब एक सिलेबल का रहता है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री हम ER जोड़कर बनाते हैं। क्या जोड़ करके बनाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? ER जोड़ करके। तो जब हम ER जोड़ करके कंपैरेटिव बनाते हैं तब एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि तो अब यहाँ तो ER जुड़ गया तो क्या बन गया? थिनर। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे कि थिनर तो बन गया, लेकिन यहाँ तो सिंगल एन था, यहाँ डबल एन कैसे आ गया? उठ रहा ना? अरे प्रश्न उठ रहा ना, है ना? अरे बोलिए हुजूर, अरे उठ रहा ना? उठ रहा है। तो कैसे यहाँ सिंगल एन, यहाँ डबल एन कैसे? तो याद रखें कि एक इसका नियम होता है CVC, CVC यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो इसका नियम कहता है कि कोई शब्द हो, है ना, चाहे कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, है ना, उसके 3 लेटर पर ध्यान देना चाहिए, उसके अंतिम 3 लेटर पर गौर करना चाहिए। कितने लेटर पर? 3 लेटर पर। तो शुरू वाले में क्या, अंत वाले पे? अंत वाले पे। जो 3 लेटर होगा उसको अंत वाले पे ध्यान देंगे। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ थीन लिखते हैं THIN, तो ये 3 अंतिम 3 लेटर पर ध्यान देंगे और गौर करेंगे कि CVC है कि नहीं। देखिए, तो H कॉन्सोनेंट, I वॉवेल, N कॉन्सोनेंट, है ना। तो नियम कहता है कि अंतिम वाले 3 अक्षर अगर CVC का रूल फॉलो कर रहा है तो अंतिम वाले कॉन्सोनेंट डबल हो जाएंगे।
अंतिम वाले कॉन्सोनेंट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी ये जो एन देख रहा है ना, एक एन और हो जाएगा, है ना, और तब इसको में क्या लग जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का सफिक्स लग जाएगा, तब बन जाएगा थिनर, इसीलिए यहाँ डबल एन आया है। तो थिनर का मतलब हुआ, थिन का मतलब पतला, थिन का मतलब दुबला, तो दुबला और इसमें लगा दिए ई आर, यानी अपेक्षाकृत और दुबला और पतला, है ना। मान लिया जाए कोई स्मॉल चीज है, ये छोटा चीज है, अब कह दे कि नहीं इससे भी छोटा, यानी स्मॉल पॉजिटिव डिग्री, है ना, स्मॉल अपेक्षाकृत और छोटा, अगर स्मॉलेस्ट कहते तो इससे भी छोटा, है ना। तो थिनर का मतलब से अधिक, है ना, अपेक्षाकृत पतला, और जब कंपैरेटिव डिग्री आ जाता है तो इसके बाद दैन आ जाता है ना। तो थिनर दैन, अपेक्षाकृत अधिक पतला, किसके अपेक्षाकृत, क्रिसेंट। अब यहाँ समझना है कि क्रिसेंट क्या है, ठीक है, थिन का मतलब पतला और थिनर हो गया तो अधिक पतला, है ना, दैन का मतलब अपेक्षाकृत, तो किसके अपेक्षाकृत अधिक पतला, तो समझेंगे ये क्रिसेंट का। तो जो क्रिसेंट होता है ना, ये क्रिसेंट का मतलब होता है अर्ध चंद्रमा। तो अर्ध चंद्रमा का मतलब क्या, चंद्रमा देखे होंगे, अर्ध चंद्रमा, तो यहाँ अर्ध चंद्रमा कहता अर्ध चंद्रमा, और चंद्रमा तो आधा है ही और उससे भी पतला। हम लोग आए दिन आकाश में देखा करते हैं, चंद्रमा जब आधा रहता है ना, उससे भी पतला, तो इसीलिए कहता है कि अर्ध चंद्रमा से भी पतला, अर्ध चंद्रमा से भी दुबला, अर्ध चंद्रमा से भी अधिक दुबला, अर्थात अरे चंद्रमा तो अर्ध चंद्रमा तो पतला होता ही है, उससे भी पतला। ये किसके बारे में लिखा गया, क्योंकि इसलिए लिखा गया, ये हेडिंग इस प्रकार का टाइटल इसलिए दिया गया कि जब राधा रो रही थी, वो अब बहुत अपने क्या बोलता है, कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के विरह की अग्नि में जल रही थी, तो वह धीरे धीरे वो कमजोर होते जा रही थी, वो धीरे धीरे अपने शरीर को एकदम क्या कर रही थी, छोड़ते जा रही थी, अर्थात एकदम कमजोर करते जा रही थी, तो इसीलिए लिखा गया थिनर दैन क्रिसेंट। अब जो देख रहे हैं ना, हर अब इस कविता पे आएंगे तो समझ में आ गया होगा कि थिनर दैन क्रिसेंट का क्या मतलब, कि अर्ध चंद्रमा से भी अधिक पतला, अधिक दुबला। ये किसके बारे में कहा गया है, ये राधा के बारे में कहा गया है ना। तो कैसे, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो कहते हैं कि हर टीयर्स, ये जो कविता है ना, इस कविता में राधा की बहुत सारी सहेलियां रहती है, लेकिन उसमें एक सहेली रहती है जिसका कोई नाम की चर्चा नहीं की गई है ना। तो यह एक रिपोर्ट है ना, ये क्या है ना, दिस पोएम इज अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, यह रिपोर्ट है, यह प्रतिवेदन एक शिकायत के रूप में है। वो शिकायत कौन लेके जाती है, उसकी सहेली लेके जाती है, हे माधव अरे क्या कर रहे हो, है ना, उधर तो राधा रोए जा रही है, अपने आप को बैलेंस करते जा रही है ना, और तुम हो कि मानते नहीं हो, है ना। तो इस बारे में ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किस बात की, कि जो वेदना जो झेल रही है राधा, उस वेदना को पहुंचाने का काम कौन करती है, वो सहेली करती है, वो कृष्ण के पास दौड़े दौड़े जाने का काम करती है। तो हम इस कविता पर आए, हर टीयर्स कॉफ द रिवर, हर टीयर्स कॉफ द रिवर, कहते हैं हे माधव अरे उसकी आंसू उतना रो रही है कि उसकी आंसुओं के धार ने नदी का रूप ले लिया है। हे माधव, अरे वो तो उतना रो रही है कि एकदम नदी का रूप, मानो नदी का रूप ले लिया हो, है ना, बहुत रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। ये कौन कर रही है, राधा की सहेली किससे, कृष्ण से कह रही है ना। And she broods on its bank, है ना, on its
वह कहती है कि हे माधव, वो फुट फुट कर रो रही है ना, ऐसे रो रही है ना जैसे लगता है उसकी आंसुओं की धार ने नदी का रूप ले लिया हो, और उसी नदी के किनारे पर बैठ करके वह उदास बैठी हुई है, इस सोच में पड़ी हुई है, सोच रही है ना, चिंता कर रही है। तो कोई नदी नहीं है वहां, कोई नदी नहीं है यहाँ पे। नदी किस बात की नदी? तो जो राधा रो रही है ना, उससे रोने का यहाँ देखिए है ना, फिगर ऑफ स्पीच के रूप में हम इसको देख सकते हैं है ना, कि वो रो रही है। उस रोने से है ना, ये आंसुओं है ना, वो आंसुओं से जो नदी, आंसू इतना भारी है कि उससे नदी का रूप ले लिया हो, है ना। इस प्रकार की बातों करता है कि जो इतना रो रही है, उस आंसुओं के से बने हुए नदी के किनारे पर बैठ करके वह चिंतित है, वह सोच रही है, एकदम अपने व्यथा को झेल रही है। हे माधव, ये कौन करे? उस सहेली करे। कहते हैं कि her tears carved a river and she broods on its bank। तो यहाँ काट का मतलब होता है, काट का मतलब होता है काट काट कर का बनना। जैसे आंसू बहा, तो आंसू मान ली कहीं हम पानी गिराते हैं, पानी बाल्टी से करें तो मिट्टी कटता है ना। मान लिया बाढ़ आता है तो क्या करता है, बाढ़ भी रास्ते को, रोड को काट करके, जमीन को, फील्ड को काट करके नदी का रूप ले लेता है। वही बात को कहा गया है, यहाँ समझाने का प्रयास किया है ना, कि यहाँ एक अतिशयोक्ति के रूप में कह सकते हैं है ना, कि एकदम इतना रो रही है कि वह उसकी आंसुओं की धार से क्या, उसके आंसुओं की धार ने क्या किया है, नदी का रूप ले लिया है, नदी की रूप धारण कर लिया है। हे माधव, ये बहुत रो रही है। यहाँ नदी का रूप लेने का मतलब कि राधा बहुत रो रही है ना, बहुत रो रही है। तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे विरह की आगन में वो चल रही है। तो ये जो है ना, her tears carved a river and she broods on its bank, और उसी आंसुओं से बने हुए जो नदी है, उसके किनारे पर बैठ करके बेचारी सोच रही है, व्यथित हो रही है, एकदम दुखों से क्या कर रही है, दुखों को वो झेल रही है। कहाँ? उस नदी के किनारे पर बैठ करके। हार्ट एंड कंफ्यूज। हार्ट का मतलब ऐसे होता है आघात पहुंचना, आघात लगना। कंफ्यूज का मतलब दुविधा में पड़ना, कंफ्यूज दुविधा में पड़ना। तो कहता है, हे माधव, अरे तुम मिलने नहीं जा रहे हो, तुम मिलने नहीं जाते हो, इसके कारण वो बहुत चोटिल है, बहुत आघात उसे पहुंचा है ना, उसे उसके दिल पर बहुत ही धक्का लगा है। हे माधव, और वो कंफ्यूज है, उसे ये पता नहीं लग रहा है कि करूं तो क्या करूं, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। हे माधव, तुम मिल नहीं क्यों लेते, तुम चल के मिलते क्यों नहीं? तुम्हारे विरह की आग में जल रही है, हम तुम्हारे इस प्रेम के आग में जल रही है। हे माधव, कुछ तो करो, तुम मेरी बात को समझो। ये रिपोर्ट कौन करी है? ये रिपोर्ट कौन करी है? उसकी सहेली जो एनोनिमस है, उसका कोई नाम नहीं। कहता है यू आस्क, तो यहाँ पे क्लियर कर ले कि her tears carved a river, her tears carved a river and she broods on its bank, hurt and confused. And you ask her one thing, कहता है, हे माधव, अगर तुम उससे कुछ पूछते हो, हे माधव, तुम अगर उससे कुछ पूछते हो, she speaks of another, तो वह कुछ और बोल देती है, वह अपने बातों को कहीं और लेके चली जाती है। उसका माइंड भी काम नहीं कर रहा, उसका सोच भी एकदम, उसके सोच में भी विकृत पैदा हो रहा है। हे माधव, अरे कुछ तो करो, है ना। एक कहा करके ये क्या करे, किसको करे? कृष्ण को। यू आस्क हर वन थिंग, अगर तुम मुझसे कुछ पूछते हो तो वह कुछ और बोल देती है। कहने का मतलब कि अगर तुम मुझसे पूछोगे भी ना कुछ, तो कुछ का कुछ बोल देती है। हमें समझ में नहीं आता है, हम लोग को चिंता हो रहा है, हम लोग भी व्यथित हैं, है ना। तो ये चीजें इसकी सहेली कहती है, हर फ्रेंड्स बिलीव। लेकिन क्या था कि राधा की बहुत सारी सहेलियां थी,
अरे सहेली थी तो कोई भी ऐसा थोड़ी है कि भाई चाहेगी कि भाई मेरी जो सहेली है वो दुखी रहे, है ना। तो उसका बिलीव थी, उनकी सहेलियों को ये बिलीव थी, या ऐसा विश्वास रहता है, ऐसा विश्वास रहता है, क्या विश्वास रहता है कि दैट जॉय मे कम अगेन, दैट जॉय मे कम अगेन, कि वो खुशियां आएगा, वो खुशियां पुनः आएगा, वह ठिठोली और हंसी मजाक और आनंदित बेला जरूर आएगा। ये कौन, किसके मन में विश्वास है? राधा की सहेली के मन में ये विश्वास है कि वह समय जो गुजर गया, जो पल के लिए हमारी जो सहेली राधा, है ना, विरह के अग्नि में जल रही है ना, वो सब खत्म हो जाएगा और पुनः वह खुशियां लौट के आएगा। तो her friends believe that joy may come again. At times they vanish hope. Vanish का मतलब गायब हो जाना, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाना। तो कहता है at times they vanish hope and cease to case, और उस बात को सोच करके, उस मुद्दा को सोच करके, है ना, कि चलो अब नहीं लगता है आएगा, ये सोच करके क्या करता है, अपनी आशा को त्याग कर देते हैं। कौन? उसकी सहेली लोग, कि अब लगता है सही में कृष्ण नहीं आएगा, है ना। ये सोच करके क्या करता है, उसकी सहेली लोग भी वो आशा को त्यागना शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कहते हैं ओ माधव, तो सहेली तो रिपोर्ट करने गई थी, कैसे भाई? दौड़े ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू, हे माधव मैं तुम्हारे पास तुम्हें बुलाने के लिए दौड़े आई हूँ, हे माधव मैं तुम्हारे पास दौड़े आई हूँ, है ना। आई हैव रन टू कॉल यू, राधा ईच डे grows thinner than the crescent in the sky, हे माधव मैं तुम्हारे पास दौड़े आई हूँ तुम्हें बुलाने के खातिर। इतना रो रही है कि आकाश में जो चंद्रमा रहता है ना, अर्ध चंद्रमा रहता है, उससे भी पतली होती जा रही है, वह दिन पर दिन दुबली पतली होते जा रही है। हे माधव जाके मिलो, है ना। तुम नहीं जा रहे हो, वो दिल पे लिए लेती है, वो सारी बात दिल पे ली हुई है ना। अरे सोच करके जार से बेजार बहुत रो रही है, जार बेजार कर रही है, फूट कर रो रही है। हे माधव कुछ तो करो, जाओ मिल लो, है ना, जो विरह का अग्नि है उसे दूर करो। तो यही कहता है कि आई हैव रन टू कॉल यू, राधा ईच डे grows, पर डे, हर दिन वो पतली होती जा रही है। कैसे? thinner than crescent in the sky, जो क्या है, जो आकाश में जो चंद्रमा, अदर चंद्रमा होता है, उससे भी पतली होती जा रही है। तो आज का ये जो वीडियो, आज का जो ये जो हम लोगों ने पढ़ने का काम किया, सीखने का काम किया, आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। तो ये जो क्या है, यह पोएम एक रिपोर्ट के रूप में काम करता है ना। ओके, तो आज ये टॉपिक यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।